सोचिए, कोई हिंदी भाषा नहीं बोलता है, कोई भारत में भी नहीं रहता है और फिर भी हिंदी को इतना सम्मान देता है और अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा को समर्पित कर देता है। ये बात सुनकर हमें हैरानी ज़रूर होती है, क्योंकि जो लोग भारत में रहते हैं, जो लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, वो भी हिंदी का इतना सम्मान नहीं करते हैं। आज हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। आज हम हल करने वाले हैं हमारा कार्यपत्रक 68, जो कि आपको मिला है 12 जनवरी 2022 को। और ये जो हमारा कार्यपत्रक है वो हमारे पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक से संबंधित है, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। आइए जानते हैं इस पाठ में क्या होता है और हिंदी भाषा से ये पाठ कैसे जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें स्मृतियों के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को उकेरा गया है जो अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। यानी कि वो हिंदी नहीं बोलते थे, हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको हिंदी से बहुत लगाव था। ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पाठ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। हो सकता है इस पाठ को आपने पहले ही पढ़ लिया हो। इसके लेखक हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। सक्सेना जी की अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है, और जब हम अपने जीवन से जुड़ी किसी घटना या किसी व्यक्ति को याद करके कोई लेख लिखते हैं, कोई पाठ लिखते हैं, तो उस पाठ को हिंदी साहित्य जगत में हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। यानी कि जो ये हमारा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये कौन सी शैली में लिखा गया है, इसकी विधा क्या है? संस्मरण शैली में लिखा गया है। ये पाठ गद्य की संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियाँ यानी कि यादें, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। तो जिस व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं वो कौन है? फादर कामिल बुल्के। हो सकता है पहले भी आपने इनके बारे में अनेक बातें पढ़ी हों या कहीं से सुनी हो। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, जो कि यूरोप में है, जहाँ गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। तो जन्मभूमि और कर्म भूमि में क्या अंतर है? जन्मभूमि होती है जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, और कर्म भूमि होती है जहाँ पर हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बेल्जियम में पैदा हुए फादर बुल्के की जन्मभूमि तो यूरोप में थी, लेकिन वो भारत आते हैं और भारत को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। अपना बहुत सारा जीवन वो भारत में बिताते हैं और अंतिम समय भी वो भारत में ही बिताते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। ये हमारे पाठ की शुरुआती पंक्तियां हैं। और जहरबाद क्या होता है? एक तरह का फोड़ा होता है जिसमें बहुत दर्द होता है, और उनकी जो मृत्यु होती है वो जहरबाद से होती है। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? ये सारे सवाल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के मन में थे। किसकी मृत्यु को लेकर? फादर बुल्के की मृत्यु को लेकर। कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर मानवता की सेवा की है, जिसने जीवन भर अपने मीठे वचनों से सबको सुख दिया है, आनंद दिया है, उस व्यक्ति की मृत्यु आखिर जहरबाद से क्यों होती है? ये तो ईश्वर का एक तरह से अन्याय है। एक लंबी पादरी की सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम समझ ही गए हैं कि सक्सेना जी फादर कामिल बुल्के से जुड़े हुए थे। लगभग 35 सालों से उनको जानते थे और उनके स्वभाव के बारे में भी जानते थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानते थे, और उन्हीं बातों को याद करते हुए उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने ये संस्मरण लिखा है। इन सभी पंक्तियों को पढ़ने के बाद आइए देखते हैं यहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो ये कौन सी विधा है? संस्मरण।
यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी याद कर रहे हैं फादर कामिल बुल्के जी को, और इसी आधार पर, इसी यादों के आधार पर, इसी स्मृति के आधार पर उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो ये कौन सी विधा है? संस्मरण विधा है। लेखक को साहित्य का कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं गद्यांश को, लेखक के बारे में जो जानकारी दी गई है साहित्य अकादमी है। आप दोबारा से गद्यांश को पढ़ सकते हैं और वहाँ पर लिखा गया है कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फादर बुल्के की मृत्यु का क्या कारण रहा? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जहरबाद से उनकी मृत्यु होती है। जहरबाद एक तरह का फोड़ा होता है, जहरीला फोड़ा होता है जिसमें बहुत दर्द होता है, और इससे उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फादर बुल्के की मृत्यु का कारण जहरबाद रहा। उक्त गद्यांश के आधार पर आपके मन में फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। गद्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं फादर कामिल बुल्के भारतीय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो भारत को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। वो हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत में रहकर हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं, और उनका जो व्यक्तित्व था उसमें एक दिव्य चमक थी जो सभी लोगों को आकर्षित करती थी। सभी के साथ वो आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे और अपने व्यक्तित्व की छाप उनके ऊपर छोड़ देते थे। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन में उनका इतना महत्व है। 35 साल वो उनके साथ रहे, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहे, और वो इतने अच्छे थे तभी वो प्रभावित हो पाए, और उनके मरने के बाद वो ये संस्मरण भी लिख रहे हैं। इन पंक्तियों के आधार पर आप ये सभी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। जब आप पूरा पाठ पढ़ लेंगी तो और भी महत्वपूर्ण बातें आपको उनके बारे में पता चलेंगी, जिनको आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। जन्मभूमि और कर्म भूमि में अंतर समझाइए। तो जन्मभूमि जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, और अगर वहीं पर हम पलते हैं, बड़े होते हैं और वहीं पर कार्य करते हैं तो जन्मभूमि और कर्म भूमि एक बन जाती है। लेकिन जन्म हम किसी और स्थान पर लेते हैं तो वो हमारी जन्मभूमि हो जाती है, और कार्य करने के लिए अगर हम किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वो हमारी कर्म भूमि बन जाती है, जैसा कि फादर कामिल बुल्के जी के साथ हुआ। जैसा कि फादर कामिल बुल्के जी के साथ हुआ। बेल्जियम में उनकी जन्मभूमि है और भारत को वो अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। यहाँ पर आप गतिविधि भी देख सकते हैं। कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांट कर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाइए। तो ये शब्दार्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्रियाकलाप संख्या 2 भी देख सकते हैं। मेरी जन्मभूमि विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपकी जो जन्मभूमि है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है और आप वहीं पर रह रहे हैं अभी भी, या फिर आप किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं, तो भी आप अपनी जन्मभूमि को याद करके आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो इस गतिविधि को आप स्वयं पूरा करेंगे, सभी बच्चे खुद से लिखेंगे। तो इस कार्यपत्रक में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। आइए साथ साथ इसी पाठ से संबंधित दूसरा कार्यपत्रक भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप कार्यपत्रक संख्या 69 देख सकते हैं, जो कि आपको मिला है 13 जनवरी 2022 को, और ये भी हमारे पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक से संबंधित है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना। संस्मरण विधा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। हिंदी भाषी होते हुए भी उनके हिंदी प्रेम के बारे में ज्ञात हुआ। बेल्जियम में जन्म होने के पश्चात भी भारत को कर्मभूमि बनाया। ऐसा जानकर हमें अपने देश भारत एवं उसकी हिंदी भाषा पर गर्व भी महसूस किया। तो चलिए आज उससे आगे उनके व्यक्तित्व के कुछ और भी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ और पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि हमारे पाठ से संबंधित हैं। आइए इनको भी पढ़ लेते हैं, जो कि फादर कामिल बुल्के के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताती हैं। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना बेहद याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो।
देवदार एक वृक्ष होता है जो बहुत ऊंचा और विशाल होता है और उसकी छाया में बैठकर हमें सुकून मिलता है। अगर तपती धूप से हम आते हैं और किसी देवदार की पेड़ की छाया में हम बैठ जाते हैं तो सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देवदार की छाया के समान किसको बताया है? यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को बताया है और लेखक को कुछ ऐसा ही ठंडी छाया जैसा एहसास उनके सानिध्य में होता है। साथ में वो उनके घर के अनेक उत्सव और संस्कारों में भी आते हैं। फादर बुल्के उनके बच्चे के मुख में पहली बार अन्न भी डालते हैं, यानी उनके उत्सव अन्नप्राशन पर भी आते हैं। साथ में परिमल के वे दिन याद आते हैं। यहाँ पर परिमल की बात की गई है, तो परिमल क्या है? मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, तो यहाँ पर परिमल की बात कही गई है। परिमल एक साहित्यिक संस्थान है जहाँ पर अनेक साहित्यिक अभिरुचि वाले लोग और उत्साही युवक मिलकर बैठते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं और अपनी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी। परिमल का कार्य क्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं थीं। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का केवल निर्माण नहीं किया, बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का भी प्रयास किया। तो यहाँ पर उसी साहित्यिक संस्थान परिमल की बात की जा रही है और यहाँ पर फादर बुल्के उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे, उनको सुझाव देते थे, साथ में उनकी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। इन सभी बातों को लेखक यहाँ पर याद कर रहे हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर किसे पढ़ने की बात कही गई है? उनकी रचनाओं को पढ़ने की बात कही गई है। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। आगे कवि कहते हैं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। और वे क्या करते हैं? जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत होती है। और इतनी छोटी उम्र में अगर कोई परिवार का बच्चा कहता है कि उसको सन्यासी बनना है तो ये परिवार के लिए असहनीय बात थी। और ऐसा ही फादर कामिल बुल्के के परिवार के साथ भी होता है। जब वो कहते हैं कि उनको पढ़ाई नहीं करनी, उनको सन्यासी बनना है, और जब उनको सन्यासी बनने के लिए शपथ दिलाई जा रही थी तो वहाँ पर एक परंपरा होती है कि जो व्यक्ति सन्यासी बनता है उसकी एक इच्छा पूरी की जाती है। तो अपनी इच्छा के रूप में उन्होंने बताया कि वे भारत को कर्म भूमि बनाना चाहते हैं। तो ये बात तो और भी आश्चर्यचकित कर देने वाली थी, विस्मय से भरी हुई थी। ये सभी बातें आप आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। उनसे जुड़ी अनेक बातें आप आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में यही पंक्तियां दी गई थी। आइए यहाँ से पूछे गए सवालों पर भी ध्यान देते हैं। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फादर को याद करना किसके समान लगता था? एक उदास संगीत को सुनने जैसा। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा लगता था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरा हुआ था। तो फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा लगता था। अगर आप उदास है, परेशान है, दुख में हैं और फादर की यादें जब आपके मन में आती हैं तो आप शांत हो जाते हैं, आपको सुकून मिलता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि उनकी मृत्यु के बाद भी लेखक को प्रभावित करता रहा है। इन पंक्तियों को आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? जब वो उनके घर में उत्सव और संस्कार के रूप में जब उनके बच्चे का अन्नप्राशन होता है तो पहली बार जब वो उनके बच्चे के मुख में अन्न डालते हैं तो वो उनको बहुत याद आता है। और साथ में उनकी नीली आंखों में उनके बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव था, जो प्रेम भाव था, उसको देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है और आज भी वो उनको याद आता है।
विशेष रूप से इसी बात की ओर यहाँ पर इशारा किया गया है, तो इन्हीं बातों को आप यहाँ पर लिखेंगे। फादर के परिवार में कौन कौन थे, तो अभी अभी हमने देखा फादर के परिवार में भरा पूरा उनका परिवार था। 2 भाई थे, 1 बहन थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे, तो उनके परिवार में सभी लोग थे। आगे पूछा गया है प्यार में लबालब छलकना के आशय को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यार में लबालब छलकने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, बस थोड़ा बहुत आवेश आता था। हमेशा वो ममता से भरे हुए होते थे, प्यार से भरे हुए होते थे। जब भी वो बात करते थे तो उनके व्यवहार में, उनकी आँखों में, उनकी बातों में एक स्नेह झलकता था। तो इसी आधार पर लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब भी वो उनसे मिलते थे तो प्यार में लबालब छलकना, उनके व्यक्तित्व में प्यार ही प्यार था, प्रेम ही प्रेम था, मानवता के लिए प्रेम ही प्रेम था। कोई द्वेष की भावना, कोई क्रोध की भावना नहीं थी। फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? लेखक को जब भी फादर उनके आसपास होते थे तो उनको लगता है वो किसी पेड़ की ठंडी छाया में बैठे हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी क्योंकि वे हर उत्सव व संस्कार पर बड़े भाई और धर्मगुरु की तरह उनके साथ रहते थे, उनको आशीष देते थे। उनकी उपस्थिति में प्रत्येक कार्य शांति और सरलता से पूरे हो जाते थे। लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न का पहला दाना डालकर और उनकी आंखों में जब उन्होंने ममता और वात्सल्य देखा तो लेखक को फादर बुल्के की उपस्थिति देवदारू की छाया के समान लगती है। लेखक को लगता है कि वो किसी ठंडी देवदारू की छाया के नीचे बैठे हैं, सुकून महसूस कर रहे हैं। और ये बात उनको बार बार याद भी आती है। अपने बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का डालना, उनकी आंखों में वात्सल्य को देखना, ये बात वो बहुत गहराई से याद करते हैं और इस गद्यांश में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। साथ में यहाँ पर आप गतिविधि देख सकते हैं। कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांट कर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाइए। तो यहाँ पर शब्दार्थ आप लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पर क्रियाकलाप 2 दिया गया है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। मैं परिमल शब्द पर जानकारी एकत्र कर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो परिमल के बारे में अभी हमने जाना कि ये एक साहित्यिक संस्था है। इलाहाबाद में बहुत सारे लोगों ने मिलकर और निराला जी की जो रचना है परिमल, उससे प्रभावित होकर इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की गोष्ठियाँ होती हैं। अनेक नए नए जो युवा हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उनके ऊपर बहस होती है, उनके ऊपर बातचीत होती है। तो ये एक संस्थान है और इस संस्थान ने हिंदी भाषा को अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाया है और साथ में लोगों के मन में साहित्यिक दृष्टिकोण का विकास भी किया है। तो इसके बारे में सभी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं और भी महत्वपूर्ण बातें आप जान सकते हैं। और परिमल संस्थान की स्थापना 10 दिसंबर 1944 को की जाती है। प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक और मित्र मिलकर इसकी स्थापना करते हैं और इसमें फादर बुल्के भी होते हैं, अनेक नए नए युवा और लेखक भी होते हैं और अपनी रचनाओं पर बहस करते हैं, हिंदी भाषा के विकास के बारे में बातें करते हैं और इस तरह से एक बहुत अच्छा साहित्यिक संस्थान है। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास भी किया। ये सभी बातें आप परिमल के विषय में लिख सकते हैं और भी महत्वपूर्ण बातें आप इंटरनेट के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से सर्च करके जान सकते हैं। तो आज के इस कार्यपत्रक में बस इतना ही है। बाकी आप पूरा पाठ खुद से पढ़ सकते हैं और भी महत्वपूर्ण बातें आप जान सकते हैं जो कि आगे आने वाले कार्यपत्रक में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।